हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दहशत और खौफ से भरी कुछ सच्ची कहानियाँ। तो कहानियों को पूरा सुनें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम मन्नू है और जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मुझे मेरे भाई करण ने बताई थी। उसकी एक फ्रेंड जिसका नाम मैं नहीं बता सकती, उसकी मम्मी के साथ ये हादसा हुआ था। वो लोग पंजाब में चौखंडी नाम की एक जगह में रहा करते थे। तो हुआ ऐसा कि एक रात उसकी मम्मी करीब 2:30 बजे उसके पापा के आने का वेट कर रही थी। उसके पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर नहीं लौटे थे। उनका मकान पहली मंजिल पर था। वो बाहर खड़ी ही थी कि अचानक उनकी नजर एक औरत पर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत सफेद साड़ी पहने गली के अंदर आई और गली में आके वो औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे जैसे वो औरत आगे बढ़ रही थी, वो औरत बड़ी होती जा रही थी। उनकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी तो देखा कि उसके पैर उल्टे थे। पर डर के मारे ना तो वो हिल सकीं, ना ही अपने मुंह से एक भी शब्द निकाल पाईं। और उनके देखते ही देखते वो सफेद साड़ी वाली औरत आगे बढ़ी और पहली मंजिल जितनी बड़ी हो गई और गली के एंड तक पहुंच गई। लेकिन गली के बिल्कुल आखिर में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस औरत ने वहां बैठे उस बूढ़े आदमी से कुछ कहा और फिर वो अचानक से गायब हो गई। ये सब देखकर उसकी मम्मी वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उन्हें होश आया तो उनके सामने वही बूढ़ा खड़ा था और उनके बाकी सब घर वाले भी थे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सब लोग सिख रिलीजन से थे। तो जो अंकल रात बाहर कोने में बैठे थे, उन्होंने बताया कि जब वो चुड़ैल उनके पास आई तो वो पाठ कर रहे थे और उनके हाथ में गुटका था। गुटका सिख रिलीजन में एक होली बुक होती है जिसमें गुरुबाणी लिखी होती है, जिसे हर रोज सिख पढ़ते हैं। तो उस चुड़ैल ने उनसे कहा कि सबको पता है कि इस गली में रात के 2:30 बजे जलने से मेरी मौत हुई थी, इसीलिए यहां ये वक्त मेरे आने का होता है। इस औरत को जो रात में पहली मंजिल पर खड़ी थी, मैं छत से गिराकर कब का मार चुकी होती, पर इसने अपने हाथ में कड़ा पहन रखा था, इसीलिए मैं इसके ज्यादा नजदीक नहीं जा सकी और ये बच गई। इतना कहकर वो सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो गई। जब बूढ़े अंकल ने ये बात आंटी और उनके घर वालों को बताई तो सबने शुक्र अदा किया भगवान का कि वो बच गई। ये बिल्कुल सच बात है। मेरा नाम चंदर है और मैं गाजियाबाद के एक गांव का रहने वाला हूं। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं नौकरी के चक्कर में नोएडा में ही रह रहा हूं। यह कहानी तब की है जब मैं 7 साल का था। मेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए उन्हें रहने के लिए एक सरकारी मकान मिला था जिसमें हमारा पूरा परिवार, मैं, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन रहा करते थे। लेकिन वहां आने के कुछ ही दिनों बाद पापा एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले गए। अब घर की सारी जिम्मेदारी मां पर थी। कुछ ही दिनों में हमें वो सरकारी मकान भी खाली करना पड़ गया और हम एक छोटे से घर में रहने के लिए चले गए। ये मकान मां ने किराए पर लिया था। यह घर गांव से थोड़ा दूर था और मेन रोड से थोड़ा अंदर था। यह घर असल में एक पुरानी हवेली का हिस्सा था जो कि अब टूट फूट चुकी थी। हवेली में अब रहने लायक सिर्फ 4 ही कमरे बचे थे, जिनमें से 2 कमरे निचली मंजिल पे थे। उन 2 में से एक कमरा मां ने किराए पर लिया था, बाकी दोनों कमरे ऊपर वाली मंजिल पर थे। हमने कमरे के 2 हिस्से किए थे, एक हिस्से में रसोई और दूसरे में बिस्तर लगाया था। हमारे साथ वाले मकान में उस मकान मालिक की बूढ़ी मां रहा करती थी। वो बहुत अच्छी औरत थी।
जब मेरी मम्मी काम पे चली जाती तो वो ही मेरा और मेरी बहन का ख्याल रखा करती थी। ऊपर के दोनों कमरे बंद रखे हुए थे। माँ ने मकान मालिक से पूछा भी कि कमरे बंद क्यों हैं, तो उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि कमरे की छत ठीक नहीं है, इसीलिए मरम्मत होना बाकी है। फिर माँ ने भी ज्यादा बात नहीं की उन कमरों के बारे में। लेकिन उस घर में पहले दिन से ही मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें हो रही थी। मेरी बहन छोटी थी, इसीलिए माँ अक्सर या तो उसे अपने साथ ले जाती या फिर मौसी के घर छोड़ आया करती थी। इसलिए स्कूल से आने के बाद मैं घर पे अकेला ही रहा करता था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से वापस आया। मेरी बहन उस दिन मौसी के घर थी। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं लेटा ही हुआ था कि अचानक से मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई अपना पैर घसीटता हुआ जमीन पर चल रहा है। मैं बिल्कुल अलर्ट हो गया और आवाज को ध्यान से सुनने लगा। आवाज ऊपर से आ रही थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आवाज आना बंद हो गई। मुझे लगा शायद मेरा ही वहम होगा और मैं फिर से बेड पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आवाज फिर से आने लगी और घसीटने के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि कोई गहरी सांसें लेता हुआ हाँफ रहा है। मेरी नींद उड़ गई और मैं उस कमरे से बाहर भाग गया। बाहर जाकर मैंने ऊपर वाले कमरे की तरफ देखा तो उसकी खिड़कियां हमेशा की ही तरह बंद थीं। मैं बहुत डर गया था और डरते डरते मैंने साथ वाले कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। मकान मालिक की बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि क्या हुआ, इतना डरे क्यों हुए हो। मैंने हाफते हाफते उन्हें पूरी कहानी बताई। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ गया था, लेकिन फिर उन्होंने हंसकर मुझसे बोला कि मैंने जरूर कोई सपना देख लिया होगा। उस दिन के बाद मुझे कई दिनों तक वो आवाज सुनाई देती रही। मैंने कई बार माँ को भी बताने की कोशिश की, लेकिन वो काम से लौटकर इतना थक जाती थी कि कुछ सुनने की हालत में ही भी नहीं होती थी। फिर एक रात माँ और बहन दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे। मैं भी लेटा हुआ था। पिछले दिनों की इन सब बातों के बारे में ही सोच रहा था कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले मकान के फर्श को कोई नाखूनों से खरोच रहा है। धीरे धीरे वो आवाज मेरे सामने वाली खिड़की की तरफ आने लगी। मैं डर के मारे उठ के बैठ गया और खिड़की की तरफ देखने लगा, और तब मैंने जो देखा, मेरी तो सांसें ही रुक गई। मैंने देखा कि एक औरत खिड़की से बाहर उल्टी लटकी हुई थी और मेरी तरफ घूर रही थी। उसके लंबे लंबे बाल नीचे हवा में झूल रहे थे और वो जोर जोर से सांसें ले रही थी। यह देखकर मैं इतना डर गया कि बेहोश हो गया। जब होश में आया तो मैं अपनी माँ की गोद में लेटा हुआ था। मकान मालिक की माँ भी पास में ही बैठी थी। इसके बाद 2 दिन तक मुझे तेज बुखार चढ़ा और माँ बताती हैं कि बुखार में मैं बार बार सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, ऊपर कोई है, ऊपर कोई है। थोड़े ही दिनों में माँ की दूसरी नौकरी लग गई और हम एक दूसरे घर में रहने लग गए। इस बात को काफी साल बीत चुके हैं। आज मैं नोएडा में एक बड़े घर में अपनी माँ और वाइफ के साथ रहता हूँ। मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है और वो भी अपने घर में खुश है। लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूँ तो घबरा जाता हूँ। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक